मैं जयंत कुमार आपका स्वागत कर रहा हूँ राम पुजारी जी के साथ। थैंक यू। राम पुजारी जी ने हमारे लिए एक शानदार प्रेम उपन्यास लिखा है, वही छोटा सा तिरछा दांत। अगर आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हमारी पूरी जनरेशन को एक यादों का गुलदस्ता दिया है राम पुजारी जी ने। जब मैं इस किताब को एक नया रूप दे रहा था तो मेरे सामने कई गाने गुजरे। मैं उन्हीं से शुरू करना चाहता हूँ कि पुजारी जी, गाने हर कोई सुनता है, सबकी पसंद अलग होती है, पर 90s का एक दौर सबके दिलों में इसलिए बसा हुआ है कि वो किसी के लिए पॉप था, तो किसी के लिए नया जमाना था, तो किसी के लिए पुराने जमाने की एक झलक भर था। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने किन किन गानों को इस्तेमाल किया और उनसे आप क्या जुड़ाव महसूस करते हैं? देखिए, जो कालखंड जिया हुआ है उसका एक एक पल हमसे जुड़ा हुआ है, और उस कालखंड के जितने भी गीत हमने सुने वो सभी कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा दिल के करीब हैं। और वैसे भी 90s का जो एरा था वो तो मेलोडियस संगीत के लिए फेमस है ही। 90s के ज़माने के जो बच्चे थे, जो 90s में पैदा हुए या जो 5 साल के थे या 8-10 साल के थे या टीनेजर थे, वो अब इतने बड़े हो गए हैं कि अपनी लाइफ में सेटल हैं। तो वो जो गाने गाते हैं, जो मुझे पहला गाना याद आता है, हम आपके हैं कौन का टाइटल सॉन्ग, हम आपके हैं कौन। हम आपके हैं कौन। फिर अगर इसी फिल्म की बात करें तो बड़जात्या जी की पहली मूवी जो थी बनाई थी उन्होंने, इससे पहले वाली मैंने प्यार किया का जो टाइटल सॉन्ग है, आते जाते। आते जाते। एक्चुअली टाइटल सॉन्ग्स जो होते हैं वो पूरी कहानी का मैसेज कन्वे कर देते हैं अपने व्यूअर्स को, तो वो दिल के करीब थे तो मैंने यूज कर लिया। एक्चुअली जो गाने पात्रों के मनोभावों को व्यक्त करते हैं अच्छे तरीके से, तो उनको मैंने यूज कर लिया है। दो दो तीन तीन लाइनें जो है बता दिए, बाकी तो सब समझ ही जाएंगे गाना कौन सा है और मूवी कौन सी है। ये लेखक की एक अच्छी पहचान होती है कि कई बार जज्बातों को पाठकों की भाषा में पहुंचाने के लिए हमें पाठकों से जुड़े चीज़ों को इस्तेमाल करना होता है, ना कि लेखक या कहानी से जुड़ी चीज़ों को। और आपने मैं समझता हूँ कि गानों को बहुत बखूबी पिरोया है इस किताब के साथ, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं है कि हम बहुत निरंतरता में बहुत सारे गानों को देखते हैं। दूसरा, मैं 90s के अगर दौर की बात करूं कि वो पूरा दौर एक ट्रांजिशन का दौर था, जब हमने पत्र लिखने से लेके शायद कॉलिंग तक पहुंचे, सबके पास अपने अपने नंबर आने शुरू हो गए थे। एक कॉमन टेलीफोन से पर्सनल मोबाइल तक की जो जर्नी किताब में शुरू होती है। तो आप क्या समझते हैं कि उस दौर में, 90s के दौर में, बदलते वक्त में, ये प्यार की चोरी जो पकड़ी जाती थी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, प्यार की मतलब मुझे लगता है चोरी करने का ये सबसे खराब दौर था प्यार के मामले में। मतलब चोरी पकड़ी गई है तो फिर तो सोटा ही है। हाँ। मतलब डांट है, फटकार है, पढ़ाई में पढ़ने के लिए भेजा है, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा है, यही सब सुनने को मिलता है, हर बार सुनने को मिलता है। लेकिन जो हमारी इसमें एक स्वीकृति भी है कि इस कहानी में वो नहीं, जो प्रेम जो कूट कूट के भरा गया है 90s की जनरेशन में, वो इसीलिए भरा गया है कि वो बहुत अच्छे से कूटे गए हैं इसलिए। अच्छा, ये आपने बहुत सही बात कही कि कूटे गए इसलिए कूट कूट के भरा हुआ है। उसके नस नस में है ना, दौड़ रहा है प्यार मेरा, नस नस बन के लो नस नस में, तो वो ऐसे ही कूट कूट के भरा हुआ है। प्यार का दर्द, शरीर का दर्द सब याद है 90s के बच्चों को। बिल्कुल, मतलब आप समझ लीजिए कि जो हमारे व्यूअर्स है और जो पाठक है जिन्होंने वो जिया है, वो महसूस कर रहे होंगे कि उनके साथ क्या क्या बीती। मतलब मोहल्ले के गली के किसी छोटे लड़के को एक चिट्ठी लिख के दी, और वो पकड़ी गई, और उसके बाद जो प्रेम, चिट्ठी वाला भी पिटा, चिट्ठी देने वाला भी पिटा, माता पिता वाले और चाचा चाची वाले के द्वारा जो कूट कूट के भरी गई, तो वो कुटाई से ही आ सकती है। सही है, सही। बट एनीवे, ये जो उपन्यास है ये प्रेम कथा है,
तो मतलब एक पूरी यात्रा है। हाँ, पूरी यात्रा है इश्क के मैदान में। मतलब जो डूबा वही पार। वाह। तो यहाँ तो पहाड़ भी है। पहाड़ भी है। तो हम समुद्र से लेके पहाड़ों तक की जर्नी इस किताब में देखेंगे। हाँ जी। तो आप क्या समझते हैं स्कूल की एक जहाँ हम पढ़ाई सीखते हैं, क ख ग सीखते हैं, वहाँ हमें क्या चीजें होती है जो पढ़ाई का क ख ग सिखाती है? मतलब उस उम्र में वो क ख ग सिखाने वाला तो कोई आसपास, जैसा आपने कहा कि कूटने वाले ही है सब, जो भी आप जिनसे भी पूछोगे कि भाई कैसे किया जाता है, कैसे होता है, तो कच्ची बुद्धि वाले लोग, कच्चे दिल वाले लोग, कच्ची उम्र वाले लोग, ये कच्ची उम्र का कच्चा प्यार पक्का कैसे होता है? एक्चुअली इसको ऐसे समझिए कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे आप ना करा नहीं सकते। ये होने वाला है। मतलब आपको अगर सोना है, सपोज कीजिए, आप अच्छा बिस्तर ला सकते हैं जी, लाइट बंद कर सकते हैं, ठीक है, और आपने अगर रात को गर्म दूध पी के सोने की आदत है वो पी सकते हैं, लेकिन जो नींद को आना है वो अपने आप ही आएगी। आपके पास ऐसा कोई जरिया नहीं है कि आप नींद को कहें कि अगले 5 सेकंड में मुझे नींद आ जाए, तो नहीं आएगी। नींद जो है अपने आप आएगी। इसी तरीके से ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं है कि जो ये कह दे कि हाँ प्यार हो जाएगा। ये अपने आप होने वाली क्रिया है, और ये जब होता है तब पता नहीं लगता, लेकिन जब हो जाता है तब पता चल जाता, तब पता लगता है। जब होने वाला होता है, जब हम इन द प्रोसेस होते हैं, तब हमें पता नहीं लगता, लेकिन जब हो जाता है तो जिंदगी बेहाल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जैसा कि देख सकते हैं कवर से ही, मैं 2 बातें आपके साथ पूछना चाहूंगा कि आपने तिरछा दांत का जिक्र किया है। हमारे बीच भी कई महिलाएं हैं, कई युवतियां हैं जिनके दांत तिरछे हैं। एक नई और अलग पहचान चेहरे को वो देता है। तिरछे दांत की बात तो इस किताब में हुई है। आपके 90s की यादों में क्या क्या ऐसी फीचर्स होते थे, चाहे वो आंखों को लेके हो या कान को लेके हो, बालों को लेकर हो, जो आपको लगता है कि एक नई पहचान देते थे इश्क को? वो कुछ अगर आप हमारे पाठकों को उनकी वोकेबलरी बढ़ा सके कि उनको कहा कैसे जाता है, उसका समझने का तरीका क्या होता है, आपने उसमें क्या क्या ऑब्जर्व किया? देखिए, इश्क के मैदान में या इश्क के खेल में जो नाकाम हुए वही सबसे बड़े आशिक हुए। वाह। ठीक है, मजनू। तो आप ये समझ लीजिए कि हर एक आदमी की अपनी ऑब्जर्वेशन है, और जो अदाएं होती हैं वो किसी को कुछ भी भा सकता है। ये भी है। मतलब आप ये समझिए, एक टीनेजर लड़की है, उसने अपने बाल संवारे, लेकिन एक लट उसके माथे पे लटकी हुई है, तो किसी को वही भा जाएगी। एक लट का असर है। हाँ। मतलब सारे बाल मिलके भी काम नहीं कर पाए। या हाँ। स्कूल में पीटी टीचर ने मना करा है कि कानों में बालियां नहीं पहननी है, लेकिन लड़कियां पहन के आ रही हैं। हाँ। तो खिलती हुई जो पतली सी छोटी सी बालियां है, वो किसी के ऊपर किसी का दिल उस पे आ सकता है। ऐसे ही कोई हंस रही है लड़की, बिल्कुल, तो उसके स्माइल में जो मुस्कान है, उसके अंदर एक छोटा सा तिरछा था जो उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। ये वही छोटा सा तिरछा दांत है। वाह। दूसरा, मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे फिल्मों के पोस्टर्स हैं। हाँ जी। तो आपके करीब कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो आप बार बार देखते हैं और समझते हैं कि इसमें जो प्रेम दिखाया गया है वो आपके इस नॉवल जैसा है, या उसके करीब कहीं पहुंचने की कोशिश करता है? देखिए, नॉवल जैसा है या नहीं इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ फिल्में सच में ही दिल के बेहद करीब हैं, और बेशक चाहे वो 90s की हो या ना हो, लेकिन जो फिल्में करीब हैं वो इतनी करीब है कि मैं उनसे अपने आप को हटा ही नहीं पाया कभी जी। लेकिन चूंकि हमारा जो उपन्यास है 90s का है, तो इसके अंदर 2-3 मूवीज हैं जो बेहद दिल के करीब हैं। एक तो मैंने प्यार किया है, मतलब लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। हाँ। तो मतलब उस वक्त की, फिर उसी को आगे बढ़ा दे तो एक घरेलू परिवेश के अंदर हम आपके हैं कौन है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर अगर देखें तो एक मूवी आई थी
सलमान खान और रेवती जी की लव, अंडररेटेड है बट बहुत बहुत मतलब उसका जो कंसेप्ट है बहुत अच्छा है। ऐसे ही अगर ये कोइंसिडेंट है कि सलमान की ही फिल्मों की बात कर रहे हैं, ऐसी एक तेरे नाम आई है, वो पूरा एक दौर था, दिल मतलब टूटने से, दिल जुड़ने से लेके दिल टूटने तक। कुछ ऐसी चीजें जब उपन्यास पढ़े आदमी तो उसके दिमाग में ये आए, यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होता तो ये होता, अगर वैसा होता तो ये होता। तो जो एक खालीपन आ जाते ना जो पाठकों के और व्यूअर्स के दिमाग में, वही बस हमारा वो है कि कहीं ना कहीं किसके दिल के किसी कोने में एक टीस है जो इस इश्क की, प्रेम की, वो उभरे, उसे सहलाए और वो आंखें बंद करके, किताब पढ़ते हुए आंखें बंद करके सोचे, मेरा विद्यार्थी जीवन, मेरा स्कूल लाइफ कितनी अच्छी थी। तो कोशिश की है। अच्छा, आपकी कोशिश की ही अगर हमें बात करें, इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट था या कहानी का कौन सा हिस्सा था जिसे लिखते समय आपको बहुत तकलीफ हुई? मतलब आपको उस दृश्य को आगे बढ़ाने में या उस दृश्य की पूरी संरचना करने में, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि पाठक समझे कि लेखक को कई बार कई मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो रोक देते हैं उस किताब का। एक वो हो सकता है क्रूशियल पॉइंट हो या आपके राइटिंग के क्राफ्ट के लिए वो क्रूशियल हो कि वो उस तरह से निकल के आए जिस तरह से आप उसे चाहते हैं। वो हिस्सा कौन सा था, उसके बारे में अगर आप बता पाए। एक्चुअली पाठक या तो लड़का होगा या लड़की होगी जी, वो उपन्यास या कहानी जब भी पढ़ते हैं तो अपने आप को कैरेक्टर से जोड़ते हैं, या तो नायिका से जोड़ेगा या नायक से जोड़ेगा। उस जोड़ने के बाद वो अपने दिल के भावों को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा पात्रों के साथ। अगर इसकी जगह पे मैं होता तो क्या होता जी, मैं ऐसा करता या नहीं करता। इसके अंदर इस उपन्यास में एक बहुत ही मतलब प्रसिद्ध, मतलब एक माइलस्टोन उपन्यास का जिक्र किया है मैंने, गुनाहों का देवता। उसके अंदर गुनाहों के देवता के जो पात्र हैं सुधा और चंदर इस उपन्यास में हैं, बट एज ए कैरेक्टर ही हैं। अच्छा, उपन्यास के ही कैरेक्टर हैं। उनका भी कोइंसिडेंटली नाम सुधा और नहीं, वो सुधा और चंदर ही है। अच्छा, हल्का सा मैंने बताने की कोशिश की है कि अगर किसी की जिंदगी में कोई पात्र या हम अपने आप को किसी उपन्यास या मूवी के पात्र से कनेक्ट करें तो हमारे दिल पे क्या बीतेगी। जी, तो इसके अंदर जो सबसे मुश्किल काम है कि लैंग्वेज को, जो भाषा है उसको बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश की है मैंने। मतलब पाठक पढ़ते पढ़ते उनको ये ना लगे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। बिल्कुल सिंपल भाषा करने की कोशिश की है और बस यही है कि अगर पढ़ के समझ पाए पाठक, अपने आप को कनेक्ट कर लें इन पात्रों से, तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल। फ्लाइटिंग पब्लिकेशंस में राम पुजारी जी के साथ हमारी उनकी लिखी किताब स्कूल वाला लव, वही तिरछा छोटा सा दांत, आप ये देख रहे हैं राष्ट्रीय जननाथ चैनल पर। यूट्यूब पे आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस वीडियो के नीचे आप बहुत सारा कमेंट करें जिन पर राम पुजारी जी समय देकर आपको जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट आप इस चैनल पे बढ़ाइए और आपको बहुत सारे ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट्स और यूनिक डिस्कशन इस चैनल पे मिलेंगे। तो फ्लाइटिंग पब्लिकेशंस जिस तरह से किताबें ज़रा हटके लेके आता रहा है, राष्ट्रीय जननाथ से भी उम्मीद है कि वो वीडियोस बहुत हटके लेके आते रहेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। हम आपसे अलविदा लेते हैं अब। शुक्रिया।